हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुनाग बीपीएससी। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बोला था कि बीएसएससी सीजीएल 4 पर एक वीडियो आएगी, तो ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री और मेंस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। इसका लेवल 7 है, पोस्ट 1481 है, आईवी बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को सिलेबस के जरिए। इससे ये पता चलेगा बेसिकली कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन पीवाईक्यू जो नहीं देख रहा होता है उसको सिलेबस से कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को हम दूर करने के लिए आज सिलेबस को थॉरली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस के साथ अगर हम चलते हैं तो प्री और मेंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका क्यूआर कोड दे दिया है, आप स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे रेलेवेंट कंटेंट मिलेंगे, साथ साथ मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, तो आपको फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेंगे, आप अपडेटेड रहेंगे। साथ साथ प्रिपरेशन में जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप असिस्ट ले सकते हैं और मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1481 पोस्ट हैं टोटल जिसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पोस्ट हैं ये लगभग सारी की सारी लेवल 7 की पोस्ट है ना। कुछ लेवल 6 के भी पोस्ट हैं, कुछ लेवल 7 के भी पोस्ट हैं। तो इससे हमको आइडिया लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलके आ रही है हमको सामने, ठीक है। तो देखिए, जब आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 7 का पोस्ट। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है जो कि ग्रेड सी का है, जिसका पे लेवल 6 है। फिर उसके बाद अंकेक्षण विभाग में है, फिर सहयोग समिति विभाग में है। लेकिन 3 और इंपॉर्टेंट जो है जिसके लिए सभी लोग फाइट करेंगे, सभी बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करने वाले हैं। पहला है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन लेवल मांगता है कि बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ प्लानिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है, यानी असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो ये सारी की सारी पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। बीएसएससी सीजीएल 4 के जरिए आप डायरेक्ट जो है ऑफिसर लेवल पोस्ट को पा सकते हैं और कम समय में आपको ये रिजल्ट देने वाला पोस्ट है। अब आइए देखते हैं कि किसमें कितनी पोस्ट दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि पोस्ट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, है ना। यूआर कैटेगरी में हमको जो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसमें 572 पोस्ट देखने को मिलती है। उसी के साथ प्लानिंग असिस्टेंट में लगभग 75 पोस्ट देखने को मिलती है। और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली जो पोस्ट है उसमें एक भी यूआर कैटेगरी की पोस्ट नहीं मिलती है देखने को। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाओं के लिए पोस्ट है, 2 पोस्ट लगभग महिलाओं के लिए है, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, अंकेक्षण की पोस्ट है, सहयोग समिति में भी अंकेक्षण की पोस्ट है और अच्छी खासी वैकेंसी। सबसे पहले जब आप सिलेबस देखते हैं तो पीटी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिए, पीटी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है और पीटी का पहला खंड जो है, खंड क, इसमें ये कहते हैं कि आसपास की वातावरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यानी आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्या समितियां बना रही हैं, कौन सी योजनाओं को चला रही हैं और उन योजनाओं को चलाने के लिए किस तरीके के नियम को लागू कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वर्तमान घटनाओं के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान के चलिए कहीं पर कोई नया टेक्नोलॉजी बन रहा है या आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाया गया है, दिखाया गया है या उस पर काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। साथ साथ समसामयिक घटनाएं जो कि आपको करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो जाते हैं, है ना, भारतीय भाषाएं हो जाती हैं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, ये सब हो जाती हैं। उसके बाद भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में देखिए।
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो इंडिया पर जब फोकस करेगा तो उसके नेबरिंग कंट्रीज को जरूर साथ में लेके चलता है, और इसके हिसाब से हमारे भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूगोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ पंचायती राज जो कि बिहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ पंचवर्षीय योजनाएं और आंदोलन जो भी हुए थे बिहार में, जैसे कि आप जानते हैं कि बाबू कुंवर सिंह जो है आंदोलन में शामिल हुए थे, राजकुमार शुक्ल थे। तो ये कुछ खास नाम हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग खंड ख पर। अब खंड ख जो है ये बेसिकली आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग और साइंस का पोर्शन होता है। यहाँ पर सामान्य विज्ञान में हमको कहा गया है कि जो भी आप क्लास 10 तक पढ़ते हैं, अपने केमिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर आप अपने फिजिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आप जो भी इसमें रिलेटिव बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, है ना। गणित का जो पोर्शन है इसमें आपको मेरे ख्याल से अर्थमेटिक पार्ट ही करके जाना है ना, क्योंकि अर्थमेटिक से ज्यादा आपको इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सीजीएल लेवल सेंट्रल का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको बहुत एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको नॉर्मल बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको अर्थमेटिक के पोर्शन से ही रहते हैं, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। खंड गौ जो आ जाता है हमारा, खंड गौ आ जाता है, इसमें हमें देखने को मिलता है रीजनिंग। अब यहाँ पर आपको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना है क्योंकि रीजनिंग लगभग सभी छात्र अच्छे से बना लेते हैं और ये एक इजी पोर्शन भी माना जाता है। कई एग्जाम्स में, बेसिक पे लेवल के एग्जाम्स में ये बहुत ही इजी माना जाता है। तो देखिए इसमें लगभग कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमको, जैसे कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया, टाइम का क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज जो है पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ दर्शाया गया है आपके सिलेबस में, है ना। साथ साथ रेशियो का भी कुछ क्वेश्चन होता है जो कि रीजनिंग बेस्ड होता है, वो होता है। तो इस तरीके से हम सिलेबस में देख रहे हैं कि थॉरली जो हमारा जनरल कंपटीशन का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है स्मॉल टू मॉडरेट एरिया में ही, है ना। इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ इन्होंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा में जो है 30% अंक जो ला पाएगा वही व्यक्ति मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएगा, उसी की कॉपी को इवैल्यूएट किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में जो विषय होंगे उसमें भी सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान और गणित होगा, साथ साथ कंप्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जांचने के लिए आपकी रीजनिंग होगी। बस यही 3 पार्ट होगा। मोटा मोटी मेंस का भी यही सिलेबस है, बस उसको वहां पर थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा। अगर यहाँ आपको क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है वहां पे क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रहेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का थॉरली आपको एक डिकोड करके दिखाया है कि आपको पढ़ना कैसे, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑब्टेन कर पाएं। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन क्या कहाँ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए हमने समसामयिक घटनाओं को भी देखा, हमने ये भी देखा कि आपके आसपास में क्या चल रहा है। तो आसपास मतलब आपके देश विदेश में क्या चल रहा है, तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिए, जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के बारे में पढ़ लिए, है ना। चीफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है उनके बारे में पढ़ लिए, है ना। अब विश्व में प्रथम क्या है, फर्स्ट ट्रांस एसआई जो अभी बनी है ना, वो कौन है। तो इन सब चीजों को जो है हमको पढ़ लेना है। साथ साथ कुछ प्रमुख समझौते वगैरह आपको पढ़ के जाने हैं, जैसे इंडिया और एडीबी बैंक का भी समझौता हुआ है, वो पढ़ के जाना है ना। भारत रत्न ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में किन लोगों को ये जो है पुरस्कार मिल रहा है, किन लोगों को ये सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कर्पूरी ठाकुर को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, MS स्वामीनाथन जी को मिला है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। जो भी मैंने यहाँ पे ग्रीन टिक किया है, ये आप अगर अपने करंट अफेयर्स के पार्ट में से पढ़ के जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। देखिए भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट्स आपको पढ़ने होंगे, विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट भी पढ़ने होंगे, साथ साथ जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है ना, कुछ योजनाएं हैं स्टेट और सेंट्रल की, दोनों ही योजनाएं आपको पढ़नी है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो अभी मिला था वो डी गुकेश को मिला था चेस के लिए, है ना, डी गुकेश को मिला था चेस के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खेल और पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस आपको याद रखना है, जैसे अर्थ डे याद रखना है, इंटरनेशनल टाइगर डे याद रखना है ना, 29 जुलाई को, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें जो है
याद रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स में, और जो हमारा सिलेबस है वो भी इसी प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा, यानी सिलेबस से भी आपको इसी तरीके से चीजें छांटनी होंगी। मेरी ये सलाह है कि आप इसको पढ़ने से पहले, इस पूरे चीज को कंप्लीट पढ़ने से पहले आप एक बार अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन जो है थॉरली कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, और आप कहीं भी अटकेंगे नहीं। तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए जो है PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक और बात, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस एग्जाम के रिलेटेड, है ना, वो क्या है देख लीजिए। देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप को इस बात के लिए टाइम दीजिए कि क्या आप जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं इस प्रिपरेशन में आप एक कॉन्टिन्यूअस टाइम दे पाएंगे। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस टाइम है ये डिसाइड करेगा कि आप उस एग्जाम में सेलेक्ट होने जा रहे हैं कि नहीं। देखिए मित्रों, ना तो प्री आपके लिए हार्ड है, ना ही मेंस आपके लिए हार्ड है। पढ़ना तो आपकी समस्या है ही नहीं, आप तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपके लिए पढ़ना तो कहीं समस्या है ही नहीं। दिक्कत यह है कि आपका दिमाग आपको पढ़ने देना नहीं चाहता है, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप जितना अपने माइंड को स्टेबल बनाइएगा उतनी जल्दी आप जो है एग्जाम क्रैक कर पाइएगा। मेरी सलाह मानिए, आप अपना एक रूटीन फॉलो कीजिए, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस करके अभी बताया, उसको अपने से थोड़ा और रिफाइन कीजिए, अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप कीजिए और खुद से एक रूटीन बनाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए। समय बहुत ही कम बचा है, आप जान लीजिए कि ये मार्च तक में एग्जाम हो जाने वाला है ना। और जब एग्जाम का डेट आएगा तो ऐसा ना हो कि मार्च 2026 में आप प्रिपेयर्ड ना रहें। मैं चाहता हूं कि आप मिलके ये एग्जाम हमारे साथ निकालें। कोणार्क BPSC अभी इस पर और भी क्लासेस लाता रहेगा। आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूंगा और आपकी पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।